कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 और अध्याय का नाम है स्वतंत्रता या लिबर्टी। आज हम इसी अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है कि स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। तो स्वतंत्रता का अर्थ पूछा हुआ है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी LIBERTY लिबर्टी कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा की महत्वपूर्ण लाइन है, लैटिन भाषा के लिबर LIBER शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बंधन का न होना। अतः स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यानी कि जो शब्दों से बना है, अतः स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह जो चाहे कर सकता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें। लेकिन यह स्वतंत्रता का गलत अर्थ है, जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वास्तव में स्वतंत्रता का गलत अर्थ है, क्योंकि यदि यह मान लिया जाए कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, तो इसका अर्थ तो यह होगा कि वह किसी की भी हत्या कर सकता है, चोरी डकैती कर सकता है और किसी को भी गाली दे सकता है। अतः स्वतंत्रता का सही अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ इसका है, कोई बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। यह स्वतंत्रता का सही अर्थ है, जो आपने याद रखना है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं और जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो इसमें से आप कोई सी भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। पहली हमारे पास है TH ग्रीन के अनुसार, और TH ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं, उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य है तथा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो उपभोग करने योग्य है। एक और परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसको करने की वह इच्छा रखता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्तियों की वैसी ही स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये दो परिभाषाएं हैं। एक और जो दूसरा भाग पूछा गया था प्रश्न में, वो है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में संबंध। तो व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में गहरा संबंध है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र का स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक एक देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक उस देश के व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को स्वतंत्र वातावरण दे सकता है जिसमें रहकर वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। एक पराधीन राष्ट्र में नागरिकों को वही करना होता है जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। तो ये वाला भाग भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न का, कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में संबंध क्या है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता की नकारात्मक या सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, या फिर दूसरे तरह से प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता के पहलुओं का वर्णन करो। तो बात करें तो स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता के दो पहलू हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर बहुत कम नियंत्रण होता है। JS मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक ने इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो कई बार ये भी आ जाते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किन विद्वानों द्वारा किया गया है। दूसरा जो पक्ष है स्वतंत्रता का, वो है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर काफी नियंत्रण होता है। TH ग्रीन, लास्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 3 है
सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? तो जब समाज में किसी जाति या समुदाय को वह सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं होती जो दूसरे लोगों को होती है, तो ऐसी स्थिति को सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। जब समाज में किसी जाति या समुदाय को वह सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं होती जो दूसरे लोगों को होती है, तो ऐसी स्थिति को सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के कई हिस्सों में आज भी कुछ जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। वास्तव में बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न बन सके। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य निम्नलिखित कदम उठा सकता है, जैसे कैसे कि लोकतंत्र की स्थापना करके, दूसरा है मौलिक अधिकारों की घोषणा करके, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके, और चौथा है कानून का शासन स्थापित करके। कानून के शासन का मतलब है जिसमें सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्थ की बात हम करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जैसे कौन कौन से? यदि भाषण देने से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, दूसरा यदि न्यायालय का अपमान हो, तीसरा यदि किसी किताब में किसी धर्म या भगवान की निंदा की गई हो, चौथा यदि किसी फिल्म में समाज के गंदे रूप को दिखाया गया हो, और पांचवा है यदि देश की गोपनीयता से संबंधित कोई बात बताई गई हो। तो ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, अभ्यास का नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता की विशेषताएं बताओ। कई बार ये 4 नंबर में प्रश्न पूछ जाता है, तो आपने 4 विशेषताएं लिखनी होती हैं। कई सारी है यहाँ पर स्वतंत्रता की विशेषताएं। तो पहली है जैसे किसी भी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्रता नहीं है। किसी भी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा, उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है, मतलब बंधन होने चाहिए लेकिन उचित हो और न्यायपूर्ण हो। तीसरा, स्वतंत्रता सभी के लिए समान होती है। चौथी विशेषता अगर हम बताएं तो स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। पांचवा है स्वतंत्रता का प्रयोग केवल समाज में रहकर ही किया जा सकता है, समाज से बाहर नहीं। छठी है व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो उचित है तथा जो करने योग्य हैं। और सातवां है व्यक्ति को वे काम नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों को कोई नुकसान पहुंचे। प्रश्न नंबर 7 है स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पहला प्रकार है स्वतंत्रता का प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसको हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है, इसलिए अपनी इच्छा से वह जो चाहे कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने इस स्वतंत्रता की आलोचना की है और इसे जंगल की स्वतंत्रता कहा है।
दूसरा है जो प्रकार स्वतंत्रता का, वो है नागरिक स्वतंत्रता, जिसको सिविल लिबर्टी कहते हैं। राज्य या देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। राज्य या देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसमें पहली है देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, दूसरी है देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तीसरी है बोलने की स्वतंत्रता, चौथे नंबर पर है बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, पांचवी है जो भारत के संविधान में दे रखी है नागरिकों को संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, और छठी है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा दी गई है। तीसरी स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो तीसरी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसको इकोनॉमिक लिबर्टी कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए, कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए तथा काम करने पर समान वेतन मिलना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है ये आर्थिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। चौथे नंबर पर जो स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसको पॉलिटिकल लिबर्टी कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोग शासन कामों में केवल तभी भाग ले सकते हैं जब उन्हें निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कुछ राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे कैसे वो भाग ले सकते हैं राजनीति में। तो शासन कामों, पहला है वोट देने का अधिकार, नंबर 2 पर ख पर है चुनाव लड़ने का अधिकार, ग है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, और घ है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। 5वें नंबर पर है स्वतंत्रता के प्रकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए, व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए जो केवल उसी से संबंध रखते हैं। उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए जो केवल उसी से संबंध रखते हैं तथा जिनका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें व्यक्ति किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, यहां तक कि अपने मां बाप की भी नहीं, जैसे खान पान, पहनावा, विवाह आदि। छठे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने तथा किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 7वीं स्वतंत्रता है नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से सही गलत, धर्म अधर्म के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और लास्ट है, अंतिम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसको नेशनल लिबर्टी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 है, महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल, पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल, ने क्या विचार दिए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल ने क्या विचार दिए हैं। तो जे.एस. मिल ने अपनी किताब का नाम है ऑन लिबर्टी, याद रखनी है, महत्वपूर्ण किताब है, कई बार आ जाती है परीक्षा में। जे.एस. मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अलग प्रकार से वर्णन किया है। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी मिलनी चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों में गलत लगते हैं। इसके पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। उसमें पहला है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। कई बार जो विचार हमें गलत लगते हैं वे इसलिए लगते हैं
क्योंकि उनमें सच्चाई छिपी होती है। इसलिए यदि हम गलत विचार को प्रकट करने से रोक देंगे तो हम उसमें छिपी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात वो कहते हैं जे एस मिल कि सत्य अपने आप पैदा नहीं होता है, बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। अतः जो विचार आज हमें गलत लगते हैं, वास्तव में वे सही विचारों को पैदा करने में मदद करते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य हो। कई बार यह भी देखने में आया है कि जिन विचारों को किसी समय पूरा समाज गलत समझता है, बाद में वही सत्य बन जाते हैं। तो जेस मिल की भी आ सकता है प्रश्न परीक्षा में। प्रश्न नंबर 9 है कि स्वतंत्रता की रक्षा के उपायों का वर्णन करो, या फिर करके आ सकता है कि स्वतंत्रता के रक्षा कवच बताइए, स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उसमें पहला है कि क्या करना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात उस पर ना तो विधान पालिका का नियंत्रण होना चाहिए और ना ही कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वह सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर पाएगी जो नागरिकों की स्वतंत्रता को छीनते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र में जनता के ऊपर शासन करने वाले अपने कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि ये प्रतिनिधि ठीक प्रकार से अपने कामों को नहीं करते हैं तो अगले चुनाव आने पर जनता इनको बदल देती है। इसलिए ये प्रतिनिधि कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे जनता की स्वतंत्रता छीनती हो। तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बनाकर भी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है, अर्थात यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। और चौथा है कानून का शासन। कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान होते हैं। कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान होते हैं। कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता है। एक जैसा अपराध करने पर सभी व्यक्तियों को एक जैसी सजा दी जाती है। इसलिए इस व्यवस्था में अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है। पांचवा जो उपाय है वो है स्वतंत्र प्रेस। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि का भी स्वतंत्र होना जरूरी है। इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि ये स्वतंत्र होंगे तो केवल तभी ये सरकार के गलत कामों की जानकारी लोगों को दे पाएंगे। छठा जो उपाय है वो है जागरूक जनमत। जनता का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। जनता को यह देखते रहना चाहिए कि सरकार कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे जनता की स्वतंत्रता छीनती हो। और सातवां है लिखित और कठोर संविधान। लिखित भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। तो जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए संविधान का लिखित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखित संविधान में ही साफ साफ लिखा होता है कि लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके साथ ही संविधान कठोर भी होना चाहिए ताकि कोई भी सरकार उसे आसानी से न बदल सके। और प्रश्न नंबर 10 है, लास्ट प्रश्न है, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये दिया हुआ है हानि सिद्धांत। जेएस मिल के हानि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जेएस मिल ने, पूरा नाम मैंने आपको बताया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी, ये याद रखनी है किताब का, कई बार किताब का नाम आ जाता है, ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत की व्याख्या की है। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को या कामों को दो भागों में बांटा है और पहले कामों को वो नाम देता है स्वसंबद्ध कार्य। स्वसंबद्ध कार्य, स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है। वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव
केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि यह मेरा काम है और मैं इसे वैसे ही करूंगा जैसा मेरा मन चाहेगा, तो यह स्वयं संबद्ध कार्य है। भोजन, वस्त्र, विवाह, शराब पीना, ताश खेलना आदि इस प्रकार के कार्यों में आते हैं। मिल का कहना है कि स्वयं संबद्ध कार्यों में सरकार को या किसी बाहरी व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि उसी पर से संबंध होते हैं। दूसरे कामों को वो नाम देता है पर संबद्ध कार्य। तो पर संबद्ध, पर का जैसे नाम से ही पता लग, पर का मतलब दूसरा। पर संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है, साथ ही दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है, साथ ही दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनसे दूसरे व्यक्तियों को हानि हो सकती है, उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। लेकिन मिल का कहना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए खास होती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध केवल तभी लगना चाहिए जब इससे होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी छोटी हानि के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सामाजिक असहमति, एक शब्द उन्होंने दिया है, सामाजिक असहमति ही काफी है। उदाहरण के लिए यदि किसी बहुमंजिले भवन में कोई ऊंची आवाज में संगीत सुनता है तो इससे बाकी लोगों को असुविधा होती है, तो इसके लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं जिनके लिए कानूनी दंड देना सही नहीं है। इसके लिए बाकी लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। तो जरूरी है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, उस पर प्रतिबंध तभी लगाया जाना चाहिए जब वो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सके। तो ये प्रश्न है पहले पार्ट की। धन्यवाद, नमस्कार।